कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तो चलिए आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा बंगाल विभाजन। आप जानते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत बड़ा अधिकारी था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल या वायसराय बोला जाता था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये बहुत ही क्रूर शासक था और भारत की यूनिटी इसे पसंद नहीं थी। आप जानते हैं आज कई लोग समझते हैं कि बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। मैं आपको बता दूं बंगाल का मतलब केवल पश्चिम बंगाल नहीं था। तब का जो बंगाल था, ऐतिहासिक बंगाल, उस बंगाल में बिहार भी था, उसमें उड़ीसा भी था, उसमें झारखंड भी आते थे, उसमें असम का क्षेत्र आता था, चटगांव और ढाका का क्षेत्र आता था। पूरे बांग्लादेश को ले लीजिए, असम को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, ये पूरा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, सबको मिलाकर एक बंगाल बोला जाता था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल में तो जबरदस्त संगठन बन चुका था और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत देश में सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके से अगर कहीं विद्रोह किया जा रहा था तो वो अपना बंगाल था। इसीलिए अंग्रेजों की एक स्पष्ट नीति हुआ करती थी, जिसे आप लोग जानते हैं। उनकी नीति थी फूट डालो और राज्य करो। मतलब हमारी यूनिटी को कैसे भंग किया जाए। तो बंगाल में जो जबरदस्त यूनिटी बन गई थी, इसके लिए ये क्रूर शासक लॉर्ड कर्जन भारत का बंटवारा कर डाला था। चलिए बंगाल विभाजन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पूर्व थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हीं के द्वारा ये जबरदस्त आंदोलन किया जा रहा था। 1885 ईस्वी में जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित किया गया। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। स्थापना क्यों हुई, ये संगठन क्यों बनाए गए, कई लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1885 ईस्वी के पूर्व तीन प्रेसिडेंसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तीन प्रेसिडेंसियां स्थापित कर लिए गए थे। अब क्या होता था, 3 प्रेसिडेंसी था तो आम जनता को, भारत के आम जनता को जो प्रॉब्लम्स होता था, जो दिक्कतें आती थी, उसके लिए वो फरियाद पत्र लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे अंग्रेजों के नाम। तो बंगाल का दफ्तर भरा होता था लेटरों से, मद्रास का दफ्तर भरा होता था, मुंबई का दफ्तर भरा होता था। अब सारे अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाते थे कि किस लेटर का मैं जवाब दूं और किसका जवाब नहीं दूं। अगर फरियाद पत्र को नहीं देखा जाता था तो आंदोलन हो जाया करती थी। तो ये बात बहुत दिनों से खटक रही थी अंग्रेजों को कि कैसे भारतीयों को नियंत्रित किया जाए। तो एक तरकीब निकाला गया। मैं आपको बता दूं, ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में बताया जाता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। तो ए.ओ. ह्यूम और डफरिन दोनों के बीच वार्तालाप होता है और जैसे ही वार्तालाप होता है उसके बाद भारतीय राजनेताओं को वो दोनों बुलाते हैं एक मंच पर और एक लंबा लेक्चर लगता है लॉर्ड डफरिन का कि देखो आप लोग क्यों हमको परेशान करते हो, अलग अलग प्रेसिडेंसी में इतना लेटर भरा होता है, किसका मैं जवाब दूं और किसका जवाब नहीं दूं। क्यों नहीं तुम लोग एक संगठन बना लेते हो, एक मंच बना लेते हो और उसी संगठन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत करवाओ। तो भारतीय राजनेता को बहुत अच्छा लगा ये विचार।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना 1885 ईस्वी में। इसका उद्देश्य यही था, जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारा प्रॉब्लम्स है, उसको एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष रख पाएं। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना और धीरे 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 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतना प्रसिद्ध हो गया भारत देश में कि वही अब अंग्रेजों के दुख का कारण बन गया। अब इनका प्लानिंग शुरू हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिर कैसे तोड़ा जाए, और धर्म के आधार पर आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां और सलीमुल्लाह खां को कई बार उकसाया गया कि हिंदू अपना मनमाना कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्यों नहीं तुम लोग अपना संगठन बना लेते हो, एक अपना संगठन होना चाहिए। तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बोला भी गया था कि मैं संगठन तो बना लूँगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन चलाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो रिकॉर्ड और दस्तावेज बताते हैं कि 6 वर्ष तक मुस्लिम लीग को चलाने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पैसे दिए गए। तो ये कई बातें यह सिद्ध करती है, प्रमाणित करती है कि भारतीय नेताओं को, भारत के जितने क्रांतिकारी थे उसमें फूट डालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कई बार प्लानिंग किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है बंगाल विभाजन। चलिए मैं आपको बंगाल विभाजन की तरफ लिए चलता हूं। बंगाल विभाजन को समझने के लिए आइए मैप की स्थिति देखी जाए। वर्तमान में आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल का है। आप देख रहे हैं कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, झारखंड, तो ये भौगोलिक स्थिति वर्तमान की भौगोलिक स्थिति है। आप इतिहास में जाएंगे, अतीत में जाएंगे तो आप पाएंगे जो बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, बांग्लादेश, असम, ये सारे क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक बंगाल बोला जाता था। और इस बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जबरदस्त यूनिटी देखने को मिली। और लॉर्ड कर्जन जो काफ़ी क्रूर शासक था, ये यूनिटी उसे पसंद नहीं आई और 1905 ईस्वी में एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यह विभाजन भारत में बताया जाता है कि यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र के तरह गिरा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दिया गया यह कथन है कि बंगाल विभाजन का निर्णय हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया और विभाजन इतनी चालाकी से की गई कि जानकर काफी आश्चर्य होगा। चलिए समझते हैं। चटगांव और ढाका का क्षेत्र, ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसको पूर्वी बंगाल बनाया गया, पूर्वी हिस्सा रखा गया। और जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है, इसको पश्चिमी बंगाल रखा गया। तो पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश का क्षेत्र और असम का क्षेत्र आ गया और पश्चिमी बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा क्षेत्र आ गया। अब क्या हुआ कि आपको बता दें कि बंगाल की कुल आबादी उस वक्त लगभग 8 करोड़ 50 लाख के आसपास थी, लगभग बताया जाता है, जिसमें से 4 करोड़ 20 लाख लोग ये पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में आए, वो हिंदू थे। 4 करोड़ 20 लाख लोग हिंदू थे और 90 लाख के आसपास जो आबादी थी वो मुसलमानों की आबादी थी, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे। और अगर आप पूर्वी बंगाल की बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल में लगभग 3 करोड़ के आसपास बंटवारे के बाद 3 करोड़ की आबादी पूर्वी बंगाल में गई। 3 करोड़ में मुसलमानों की आबादी बताया जाता है कि बांग्लादेश की तरफ अधिक थी, यानी पूर्वी बंगाल की तरफ अधिक थी। लगभग 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं की आबादी पूर्वी बंगाल में थी। अब देखिए, समझने लायक बात यह है कि यहाँ पूर्वी बंगाल में
हिंदू अल्पसंख्यक और पश्चिमी बंगाल में मात्र 90 लाख मुसलमान। तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मुसलमान भाई अल्पसंख्यक थे। अब अंग्रेजों की तो नीति थी फूट डालो और राज करो, तो दोनों को उकसाया जाता था और जहां अल्पसंख्यक थे उसके ऊपर हमले होते थे जो बहुसंख्यक थे। तो इधर मुसलमानों के ऊपर हमला पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू हो गए। बताया जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उस वक्त महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में एक जगह था नोआखाली, जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा को शांत कर रहे थे। तो ये एक अड्डा बन चुका था और ये काफ़ी चतुराई से चालाकी से ऐसा काम लॉर्ड कर्जन किया। तो इसके विरोध में जगह जगह जनसभाएं हुई, लोग उग्र हो गए, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो भारत देश में जोरदार विरोध लॉर्ड कर्जन का शुरू हो गया। तो इसके विरोध में बताया जाता है 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई। और बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें बताया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र थे, इनका एक जोरदार भाषण लगा और जोरदार भाषण लगा तो उसमें स्पष्ट शब्द में बताया गया कि देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर राज करना शुरू कर दी। अब तो हमारी यूनिटी को भंग कर रही है, हमको जीने नहीं दे रही है। तो एक ही उपाय है कि अब हर हाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाया जाए। तो कैसे भगाया जाए? तो सबसे मूल चीज़ है उसका जो इनकम का साधन है उसे हम लोग समाप्त करेंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया उसके इनकम के साधन को समाप्त करो, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहां से पैसे मिलते हैं वो स्रोत समाप्त हो जाना चाहिए। खुद ब खुद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुल्क चली जाएगी। तो पैसे कहां से मिलते थे? हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी सामान होता था, जो माल होता था, जो वस्तुएं होती थी, उसको हम लोग खरीदते थे और खरीदते थे, उससे उसका मुनाफा होता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसी मुनाफे को लेकर, उसी पैसे को लेकर हमारे ऊपर हमले होते थे। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जैसे ही खुले मंच से आह्वान किया गया कि हम लोग स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई 1905 ईस्वी में, और हम लोग स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, विदेश की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो बोला गया बंग भंग के विरोध में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई और स्वदेशी आंदोलन चल पड़ा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया कि देखिए, जो जोड़ा यदि विदेशी कपड़े में शादी करता है उसका परित्याग कर दीजिए, हर हाल में विदेश की बनी हुई वस्तुओं का परित्याग कीजिए। तो भारतवर्ष में चर्चे शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि एक घटना है, ब्लेड ब्रिटेन से बनकर आता था और लोग सेविंग्स करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते थे अस्तूरे में। तो अब क्या हुआ कि ब्लेड का इस्तेमाल तो करना नहीं है, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही बिना ब्लेड वाले अस्तूरे का निर्माण हुआ था स्वदेशी आंदोलन में। कई लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसके बाद उस वक्त बताया जाता है कि लोग 6 मंथ तक काली मिट्टी से कपड़े साफ किए। मतलब सर्फ जो बनकर आता था वो ब्रिटेन से बनकर आता था, तो यहाँ सर्फ था नहीं कपड़े साफ करने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक के कहे जाने पर लोग काली मिट्टी से 6 मंथ तक कपड़े साफ किए। तो अचानक से इस बात को लेकर इमरजेंसी मीटिंग लग गई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन के संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता था, वहाँ इमरजेंसी मीटिंग लगी। क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के इनकम लगातार समाप्त हो रही है। 1/4 हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकम। तो उस मीटिंग में यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि एक नेता है भारत का जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, तो उसके कहे जाने पर लोग हमारी वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं। तो प्लान हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स से, ठीक है बाल गंगाधर तिलक को मरवा दो। यहाँ के अधिकारी बताते हैं कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकता है कि 10 दिन बाद वापस आए, आज ही वापस आ जाएगी। चूंकि बाल गंगाधर तिलक के साथ 13 करोड़ लोग जुड़े हुए थे, अनुयायी थे।
बताया जाता है कि 22 से 23 करोड़ के आसपास आबादी थी, जिसमें 13 करोड़ लोग बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए थे। तो बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन भारत देश में हुआ और इतना तेज पकड़ लिया कि बताया जाता है कि जब दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा तो उसमें बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द किया गया।